इंडियन डेमोक्रेसी में जब भी करप्शन के खिलाफ एजेंसीज जैसे कि सीबीआई और ईडी की बात होती है, एक ही सवाल हवा में घूमता है, क्या ये एजेंसीज सच में न्याय की तलवार हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए राजनीतिक हथियार? हमेशा से देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपने फायदे के लिए यूज करने के एलिगेशंस रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी पर लगते आए हैं। ऑपोजिशन मानते हैं कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज को बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। हालांकि वहीं बीजेपी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है, लेकिन ये एलिगेशंस आम जनता के दिमाग में शक का रूप तब लेने लगते हैं जब ऐसा डाटा सामने आ जाए जो सबकी आंखें खोल दे। सवाल उठते हैं कि क्या कहीं ऑपोजिशन पार्टी सच तो नहीं बोल रही। यही सवाल और भी तेज हो गया आफ्टर द रिलीज ऑफ द लेटेस्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एनुअल रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिपीटेड एडमोनिशंस अगेंस्ट दीज एजेंसीज। सीवीसी ने अपने 2024 के रिपोर्ट में एक ऐसा सच रखा है जो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे डायरेक्ट सवाल उठाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एज मेनी एज 7,072 corruption cases probed by the Central Bureau of Investigation were pending trial in various courts as of 31st December 2024, with 379 of them lingering for over 2 decades. अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के केसेस 20 साल से ज्यादा पेंडिंग पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि या तो जस्टिस सिस्टम कोलैप्स हो रहा है या फिर किसी और के इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है। और ये बैकलॉग सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है। The CVC highlighted कि 2,660 cases have been pending over a decade, reflecting a critical delay in judicial processes. मतलब करप्शन के मुकदमों का फैसला इतना डिले हो रहा है कि एक्यूज्ड पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल करियर्स कंप्लीट कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं और कभी कभी मर भी जाते हैं, लेकिन केसेस वहीं अटके रहते हैं। यही वो पॉइंट है जहां सिटीजंस के दिल में ये शक पैदा होता है कि एजेंसीज जैसे कि सीबीआई और ईडी का असली काम करप्शन से लड़ना नहीं बल्कि सिलेक्टिव टारगेटिंग और पॉलिटिकल माइलेज देना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस शक को और क्रेडिबिलिटी दी थी जब उसने ईडी के कन्विक्शन रेट पर सवाल उठाया था। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एविडेंस इन ऑल द केसेस वेयर यू आर सेटिस्फाइड दैट अ प्राइमा फेसी केस इज made out. You need to establish those cases in the court. Out of 5,000 cases registered in 10 years, there have been 40 convictions. Imagine now, a 3-judge bench of Justices Suryakant, Dipankar Datta and Ujjwal Bhuyan told the ED, मतलब ED के पास 5,000 केसेस थे और सिर्फ 40 कन्विक्शंस। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी जिसमें केस बनाया जाता है हेडलाइंस के लिए और कन्विक्शन के टाइम पर सब कोलैप्स हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी थी इन द केस ऑफ दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की फेयरनेस पर डायरेक्ट सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा था, द प्रोसिक्यूशन हैज टू बी फेयर, यू कांट पिक एंड चूज एनीवन। व्हाट इज दिस फेयरनेस? अ पर्सन हु इंक्रिमिनेट्स हिमसेल्फ हैज बीन मेड अ विटनेस। और उसके बाद एक और लाइन जो सिस्टम के लिए बहुत शर्मिंदगी भरी थी, टुमारो यू विल पिक अप एनीवन एज यू चूज एंड लीव एनीवन एज यू चूज एज एन एक्यूज्ड। वेरी फेयर एंड रीजनेबल डिस्क्रिशन। जब टॉप कोर्ट ने खुद ये कह दिया कि एजेंसीज अपनी मर्जी से हिसाब से विटनेसेस और एक्यूज डिसाइड करती हैं, तो आम जनता का शक और मजबूत हो जाता है कि ईडी और सीबीआई इम्पार्शियल नहीं है। अगर हम सीबीसी की रिपोर्ट को और डिटेल में देखें तो सिचुएशन और गंभीर है। डाटा के मुताबिक 13,100 अपील्स एंड रिवीजन्स फाइल्ड बाय द सीबीआई एंड एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स आर पेंडिंग अक्रॉस हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट। ऑफ दीज, मोर देन 20 years old are 606 cases, between 15 to 20 years are 1,227 cases and from 10 to 15 years are 2,989 cases। मतलब नॉट ओनली ट्रायल्स बट अपील्स भी अटक गई हैं। कोर्ट के पास बैकलॉग्स अलग हैं, लेकिन एजेंसी का काम करने का तरीका भी क्वेश्चनेबल है। एक्सेसिव वर्कलोड, इनएडिक्वेट मैन पावर, डिलेज इन लेटर्स रोगेटरी, सैंक्शन डिलेज, सब रीजंस दिए गए हैं। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस कितने क्रेडिबल लगते हैं जब एक ही वक्त पर पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ प्रॉब की गति एक्सप्रेस स्पीड से बढ़ जाती है जब इलेक्शंस नजदीक होते हैं। यही वो पॉइंट है जहां लोग कहते हैं कि सीबीआई और ईडी एक तरह से इलेक्शन मैनेजमेंट टूल्स बन गए हैं। एक तरफ सीबीआई के ट्रैप्स लीड फॉर ब्राइबरी डिटेक्शन 222 केसेस तक लिमिटेड रहे, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केसेस सिर्फ 43, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स पर एक के बाद एक रेड्स, अरेस्ट और चार्जशीट। ये कॉन्ट्रास्ट क्लियर करता है कि आम ब्यूरोक्रेसी और सिस्टमैटिक करप्शन के केसेस लैंग्वेज करते हैं और पॉलिटिकल स्पॉटलाइट के केसेस को तमाशा बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कोल लवाई केस में ईडी की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठाया था। बेंच ने एएसजी एसवी राजू को बोला, इन दिस केस यू आर हार्पिंग ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बाय सम विटनेसेस एंड एफिडेविट्स। दिस काइंड ऑफ ओरल एविडेंस, दिस टाइप of oral evidence tomorrow, God knows that person will stand by it or not. You should do some scientific investigation। जब बेंच को ये कहना पड़ रहा है कि ईडी की प्रॉब सिर्फ ओरल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड हैं और साइंटिफिक
साइंटिफिक एविडेंस की कमी है, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिव है। इस एंटायर कंट्रोवर्सी के बीच एक और पॉलिटिकल एंगल है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल ऑपोजिशन बार बार एक्यूज करता है कि ईडी और सीबीआई का सिलेक्टिव यूज होता है। जैसे ही कोई ऑपोजिशन लीडर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा वोकल होता है, अगले दिन ईडीआई का समन आ जाता है। बीजेपी के क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा मशीनरी है। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी का स्टैंड ये होता है कि जो भी गिल्टी है उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि अगर सच में सब इम्पार्शियल है तो कन्विक्शन रेट इतना लो क्यों है? कन्विक्शन रेट के नंबर्स खुद एक कहानी सुनाते हैं। सीबीआई के लिए 2024 में उन्होंने 644 जजमेंट सिक्योर किए, जिनमें से कन्विक्शंस 392 और एक्विटल्स 154। ये एक डिसेंट 69.14% रेट दिखाता है। लेकिन ईडी के लिए सिर्फ 40 कन्विक्शंस इन 5000 केसेस ने पूरा नैरेटिव बदल दिया है। कोर्ट के रिमार्क्स ने इस परसेप्शन को और रिइंफोर्स किया कि ईडी का काम केसेस विन करना नहीं बल्कि केसेस बनाना है। जब सुप्रीम कोर्ट ने के कविता जैसे पॉलिटिकल फिगर्स को बेल ग्रांट किया था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में, तब भी एक ही चीज रिपीट हुई थी। एजेंसीज के विटनेसेस और एविडेंस को पिक एंड चूज स्ट्रेटेजी बोला गया था। मतलब कोर्ट खुद कह रही थी कि इम्पार्शियलिटी मिसिंग है। ये पूरा इशू एक और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न रेज करता है, आर्टिकल 14 के अंडर इक्वालिटी बिफोर लॉ का। अगर ईडी और सीबीआई सिलेक्टिवली एक्ट करते हैं तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है? क्या एक आम आदमी और एक पॉलिटिकल लीडर के लिए लॉ का इक्वल एप्लीकेशन हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि ये एजेंसीज इम्पार्शियल नहीं लग रही। फिर सवाल ये उठता है कि इस सिचुएशन का सॉल्यूशन क्या है? क्या इन एजेंसीज का एक इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी होना चाहिए? क्या पार्लियामेंट को एक बाय पार्टीशन कमेटी बनानी चाहिए जो ईडी और सीबीआई के केसेस को रिव्यू करे? या फिर जुडिशरी को और एग्रेसिवली इंटरवीन करना चाहिए जहां फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज होता दिखे? आज के टाइम पे परसेप्शन ही रियलिटी बन गया है। जब पब्लिक ये मानने लगती है कि सीबीआई और ईडी सिर्फ एक रूलिंग पार्टी के टूल्स हैं, तो फिर एक्चुअल करप्शन के खिलाफ लड़ाई भी वीक हो जाती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये फाइट जेन्युइन नहीं सिलेक्टिव है। और इसी वजह से वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन पे रेड्स होती हैं वो अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करने लगती हैं, जो उनके लिए इलेक्टोरल सिंपैथी जनरेट करता है। एक तरफ डाटा दिखाता है 7072 करप्शन केसेस पेंडिंग, 13,100 अपील्स अटक गई हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल तमाशा है जहां एजेंसीज सिलेक्टिवली एक्टिव दिखाई देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स सॉरी टू सी दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स सिर्फ एक जुडिशियल ऑब्जर्वेशन नहीं थे, बल्कि एक पॉलिटिकल इंडिक्टमेंट भी लगते हैं। अगर सच में करप्शन के खिलाफ लड़ना है तो एजेंसीज को इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा, वरना ये बैकलॉग और लो कन्विक्शन रेट का विशियस साइकिल है। ये सिर्फ एक और प्रूफ बनेगा कि न्याय की तलवार अब पॉलिटिकल दुश्मनों पे चलती है, करप्शन पे नहीं। आपका इस डाटा को देखकर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।